आप कहें, फिर मैं भी सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहूँ। अभी ये ब्लैक मनी के बारे में बोल रहे थे रंजन महापात्रा जी कि ये ठीक हुआ, तो मेरा प्रश्न ये है कि ब्लैक मनी मैं भी मानती हूँ ये था, पर ये किस तरह का ब्लैक मनी था? इससे पहले स्विस बैंक में जो पड़ा हुआ ब्लैक मनी इंपॉर्टेंट था, एनपीए जो नॉन प्रॉफिटेबल असेट्स जो 15 लाख करोड़ के करीब बैंक में पड़ा है वो ज़रूरी था, बेनामी संपत्ति का ब्लैक मनी ज़रूरी था, या आम आदमी का? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपकी भी वाइफ होगी घर में, वर्किंग होगी तब भी, हाउस वाइफ होगी तब भी, आपकी भी होगी, वो आपके पैसे चुरा के रखती होगी। कल उनकी बेटी है, उनके भी किसी का बेटा है, उसकी मदर होगी। क्यों? घर में जब कोई विपत्ति आती है तो वो कहते हैं मेरे पास कैश है। तो क्या आज सब वॉसी वुमेन का, मेरे पास भी कुछ पर्सनल होगा, मैंने भी बैंक में डाला, हमारे बिहार में 12 लाख 20 लाख तिलक लगता है, तो क्या मोदी जी तिलक 20 लाख चेक में देंगे? मुझे ये बात मैंने सबसे पहले ट्वीट किया था कि ये जो स्त्री धन का क्या, जो बेटी का दहेज और जो ये घर में पड़ा हुआ होता है, तो ये ब्लैक मनी को आप चोर बता रहे हैं, ये बेईमानी का ब्लैक मनी था। दिल्ली के सीएम साहब पूछ रहे थे जूता चुराई के पैसे भी चेक से लेंगे क्या? यस बिल्कुल पूछना पड़ेगा कि यह एनपीए और बेनामी संपत्ति पर अटैक था। तो आप चुनाव तो जीत कर आए थे कि हम अकाउंट में 15 लाख डालेंगे स्विस बैंक से या एनपीए से, जो मालवीय को आपने लंदन भेज दिया, उसका अकेला 6000 करोड़ माफ कर दिया। यहाँ जो 2.5 लाख महिला जमा करके रखी थी उसको बोला आप तो चोर हैं, जाके बैंक में जमा कर दो। इसका जवाब मुझे लगता है सुधांशु जी को देना चाहिए। मुझे लगता है इसका जवाब सुधांशु जी को देना चाहिए। जिन लोगों को शादी में खर्चे की जरूरत थी, वो 2.5 लाख सरकार उनके प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, पर दहेज में हजारों एकड़ की जमीन मिल गई हो जिन लोगों को, उनके प्रति सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं। रेड्डी जी को क्या बोलेंगे? अब मैं दूसरा कहना चाहता हूँ, विजय माल्या का आपने उदाहरण दिया, विजय माल्या का आपने उदाहरण दिया, तो अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले यह तथ्य सामने आया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यालय से विजय माल्या को और एक्स्ट्रा लोन देने के लिए कहा गया था। भाई पैसा कमाया आपके जमाने में, उसके बाद एनपीए हो गया और पैसा लिया आपके जमाने में। और सुनिए, हमारे जमाने में ईडी का केस हुआ तो हमारे जमाने में, उसकी संपत्ति कुर्की का आदेश हुआ तो हमारे जमाने में। और इस बजट में अभी कहा है वित्त मंत्री ने कि ऐसे जितने भी लोग जो ये सोचे कि देश के बाहर जाके वो सेफ हो गए, उनकी देश में स्थित सारी संपत्ति को कुर्क करने का अब एक नया नियम हम लाने जा रहे हैं। तो भाई ये तो आप जब आप कह रहे हैं स्विस बैंक की मनी का क्या हुआ इसका, तो इसको तो मैं ये कहूंगा जो लोग ले जाके धर दिए वो आज ये पूछ रहे हैं कि अभी इसमें नहीं किया गया, उसमें कम किया गया। मतलब इसे एक कहावत कहेंगे, इसे शब्दशः मत लीजिएगा, मैं किसी के प्रति शब्दशः मत लीजिएगा। एक कहावत है ना हिंदी में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मतलब ये वाली स्थिति तो आज हम हमसे पूछते हैं कि आपने ये किया ये नहीं किया, तो वो ऐसी हास्यास्पद स्थिति नजर आती है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी गठित की थी काले धन पर, और एसआईटी को 2 साल तक बनाया नहीं इन्होंने, इनकी सरकार रहते हुए हमारी सरकार ने आके बनाया। और अभी जो 3 लाख रुपए का कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट बनाई ना बजट में, देखिए अरुण जी ने कहा कि 3 लाख से ऊपर अब कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। ये एसआईटी की रिकमेंडेशन थी, हमने माना। चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन थी कि 20,000 की बजाय 2,000 रुपए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ले सकेंगी, हमने मान लिया। सर काला धन तो हमारे लिए जीजा जी की पिक्चर जैसा है जो आप चुनाव प्रचार में दिखाते हैं। जीजा जी की बात समझिए, हमको वो बिल्कुल आप सही नहीं सर, हम पिक्चर में देख पाएंगे, वो हमको असल में नहीं दिखेगा। कोई काले धन वाला असल में जेल में चला गया, या तो वो भजिया वाला काले धन वाला था, या एक और जो आदमी आपने पकड़ा, पूरे देश में 2 ही आदमी काले धन वाले थे मुझे लगता है। सर मैं अपना इन लोगों का सवाल पूछना चाहता हूँ जिन्होंने घंटे घंटे इतने लग के लाइन में पैसे निकाले, वो भी कभी 2,000 रुपये, कभी 4,000 रुपये। सर नोटबंदी में हमने इतनी मुसीबतें झेली, भाई इनाम नहीं देना था, कम से कम हमारी मजदूरी जितना ही दे देते वापस के, इतने घंटे तुम लोग खड़े रहे, दिहाड़ी के हिसाब से तुम्हारा इतना बनता आ गया आपको। राहुल ये तो कर लेते कम से कम। राहुल जी ने मांगा था आपका मजदूरी, मैं राहुल जी का नाम लेता फिर आपको बुरा लग जाता। देखिए अभी आपने जो बताया था आपके विशेषज्ञ महोदय ने कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका लॉन्ग टर्म में आपको प्रभाव समझ में आता है, एकदम इमीडिएट तात्कालिक प्रभाव नहीं समझ में आता है। और आप कहेंगे कि भाई ऐसे किसी का उदाहरण दीजिए, भाई आज का उदाहरण देंगे तो आप कहेंगे जी 5 साल बाद होगा नहीं होगा मुझे क्या पता। तो मैं पुराना उदाहरण देता हूं। पहले इनकम टैक्स रिटर्न जब फाइल होता था तो ये आपकी मर्जी थी कि आप जितनी चाहे अपनी इनकम शो कर दें। ये 2001 में हमारी पिछली सरकार में ही ये नियम बदला था। यदि आपने मकान खरीदा है, यदि आपने कार खरीदी है, यदि आप विदेश गए हैं, यदि आपने किसी क्लब की मेंबरशिप ली है, तो इनकम टैक्स फाइल करना ही पड़ेगा। तो ये जो 3.5% भी दिखा है ना, ये उसके बाद दिखा है, पहले तो 1% लोग भी नहीं करते थे। तो आपने कहा ना यदि हम उसको बड़ा करते हैं तो उस समय नहीं समझ में आया होगा क्या हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि किस ढंग से लोग आए, और कैशलेस इकोनॉमी की जो शुरुआत तब की, आने वाले कुछ वर्षों में समझ में आएगा कि किस प्रकार से देश की इकोनॉमी का इससे भला हो रहा है। आप नोटबंदी में बहुत पॉजिटिव थे, और बजट आते आते पता नहीं ये लोग डीरेल हो गए कि आप डीरेल हो गए।
मैं फिर भी एक कमेंट आपसे लास्ट लेना चाहता हूँ समय खत्म होने के बावजूद, क्या इसको सोशल क्रांति माने जैसा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम बात कर रहे हैं कि जो नोटबंदी हुई इसका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। जिन आदमियों की नौकरी गई, जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल से नीचे परिवार हैं, उनको लॉन्ग टर्म क्या समझ में आएगा सर? उसको तो आज का खाना नहीं मिल रहा। समस्या ये है कि आप लॉन्ग टर्म किसके लिए और शॉर्ट टर्म किसके लिए, इसमें फ़र्क समझिए। जिस आदमी के पास आज रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, जिसका व्यापार बंद हो गया, उसको लॉन्ग टर्म समझ में नहीं आता। उसको तो रोज अपने बच्चे भूखे दिखते हैं। उसको आप कैसे संभावना देंगे कि वो लॉन्ग टर्म है? उसके लिए सरकार के पास क्या प्रोग्राम है? जिसके पास पैसा है, जिसकी फैक्ट्री है, ठीक है, थोड़ी सेल कम हुई, थोड़े समय बढ़ जाएगी, उसको समझ में आता है लॉन्ग टर्म। लेकिन आम आदमी जो बीपीएल फैमिली से नीचे है, बीपीएल लाइन से नीचे है, उनके लिए लॉन्ग टर्म का लॉजिक नहीं है साहब। हमें समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए समाज का क्या रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है और कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है। हर बार ये कहना कि लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, तो जिसकी नौकरी गई, जिसके पास आज इनकम नहीं है, उसको आप क्या देंगे लॉन्ग टर्म में? वो तो तब तक मर चुका होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मुझे लगता है सरकार को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए कि 35% इस देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो आपके सिर्फ 4 करोड़ रोजगार हैं 130 में से। 130 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ रोजगार हैं जो ऑर्गेनाइज में है। 126 करोड़ लोग अपनी मेहनत से कमाते हैं, जिसमें कोई तनख्वाह नहीं आती। अगर उनमें से 50% को अगर इनकम नहीं मिली, तो आप समझिए इस देश की ट्रेजेडी क्या होगी। बहुत इन्होंने अच्छी बात कही, यही तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। स्टैंड अप स्टार्टअप से लेके मुद्रा योजना तक क्या कहा। देखिए क्या होता था, किसी को एक मिनट मुझे एक सवाल दे, मुझे एक जवाब पूरे। जैसे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए किसी चाट लगाने वाले को, उसके लिए वो 1 लाख का कोलेटरल नहीं था, या 50,000 रुपए उसे चाहिए, उसके बाद 50,000 का लोन नहीं मिल सकता था। ये हमने इसीलिए शुरू की, ये छोटा लोन बगैर किसी गारंटी के मिल सकेगा। तो उससे जो है, आपने खुद कहा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स हैं, तो यहीं से तो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत हुई। आप छोटा दे रहे हैं, आप समझिए इस बात को। आप लोन दे रहे हैं, इसलिए मैं लास्ट में ये कहूंगा। एक मिनट सर, मेरा लास्ट पॉइंट ये है, मुद्रा योजना की हकीकत ये है कि पुराने लोगों को ये कहा गया कि आप पैसा जमा कराओ, मुद्रा के अकाउंट में पैसा ले लो। बैंक ने ये किया है दिखाने के लिए कि इतना लोन दिया गया। हकीकत में अगर मुद्रा योजना से आप ये मुझे बताइए कितने नए एंटरप्राइज आए और कितने नए जॉब आए आउट ऑफ 130 करोड़ या जितने डिमोनेटाइज हुए। ये चिंता की बात है साहब। मुद्रा योजना इज मोस्ट ऑफ टाइम इज पेपर वर्क। चलिए, इधर का अकाउंट उधर डाल दिया गया, ये है मुद्रा योजना। सर समय खत्म हो गया है। मैं चाहता था इस चर्चा को थोड़ा और आगे चलाते, लेकिन समय की पाबंदी है। अगर आप 10 सेकंड में क्या 10 सेकंड हो जाएगा। आप, मैं उम्मीद कर रहा था पिछली सरकार के हिसाब से आप कुछ बदलाव लाएंगे। एक इस मामले में सारे गवर्नमेंट आते हैं, एक स्कीम निकाल देते हैं। एक कैनाल का अंदर पानी जाता है, कैनाल टूटी हुई है, सही है, किसी को पता नहीं। ये बदलता रहा, स्कीम बदलता रहता है, मगर कैनाल कोई ठीक नहीं करता। मतलब गवर्नेंस सिस्टम, डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने का जो अपॉर्चुनिटी मिली थी ये बजट में, ये हुई नहीं अच्छी तरह। ये जितने सारे सवाल आता है, ये सारे सवाल का एड्रेस वही कर पाता। इसीलिए हमारी सरकार, ये काम इकलौती सरकार है जो पिछली सरकारें कहती थी हमने इतने नियम बनाए। हमारी इकलौती सरकार है आजादी के बाद जिसने कहा 11,000 जो कि हमारे बेकार के नियम थे उनको रिडंडेंट नियम खत्म किया। तो आपने कहा ना डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने के लिए कितना कह रहे हैं। आपने कहा स्टैंड अप स्टार्टअप हम लेके आए। जनता के पास भी एक स्टैंड अप स्टार्टअप होता है। जनता के पास भी एक स्टैंड अप स्टार्टअप होता है। वो वोट के दिन तय कर लेती है किस सरकार को स्टैंड अप कहना है और किस सरकार को सिट डाउन करा देना है अगले दिन से कुर्सी पे। तो जनता के पास सबसे बड़ा हथियार वही होता है। अगर जनता इस बात में यकीन करती होगी कि वाकई ये सोशल क्रांति है, इसका रिजल्ट आने वाले 5-10 साल में मिलेगा और हम उसके लिए तैयार हैं, तो आपके साथ रहेगी। और अगर उसको लगता होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो दूसरा विकल्प चुन लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे।